हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पॉलिटी की क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटी में हम संविधान पढ़ने से पहले उसके पूर्व की स्थिति के बारे में जानेंगे कि उससे पूर्व क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किन परिस्थितियों में हमारा संविधान बना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता हो और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। हमारे देश के जो पहले आम चुनाव हैं वो 1951 के अक्टूबर से चालू होते हैं और 1952 की फरवरी तक चलते हैं। यानी कि हमारा पहली निर्वाचित सरकार 1952 में आती है। देश हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था। तो 1947 से लेकर 1952 तक देश को कौन चला रहा था, कौन सी सरकार इस पर शासन कर रही थी। ठीक है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन क्या है? देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैं 22 जनवरी 1946 की बात कर रहा हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के एटली, सर क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक गहमा गहमी चल रही थी। उस विषय को लेकर उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत में भेजने का निर्णय लिया। ठीक है। तो उस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन थे? पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, तीसरे थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन ने एक योजना तैयार की, 16 मई 1946 की योजना जिसे अपन कहते हैं। इस योजना के प्रावधान क्या क्या थे, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये थी, ब्रिटिश प्रांत, यानी कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली जिन पर शासन करती है और दूसरी होती थी हमारी देसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में काम करती थी। तो इन दोनों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। इस भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो इस भारतीय संघ को किन विषयों पर कानून बनाने का हक होगा? वो 3 विषय थे। किन विषयों पर कानून बनाने का हक होगा? 3 विषयों पर। 3 विषय कौन थे? विदेशी मामलों पर, रक्षा के मामले पर और संचार के मामलों पर। इनके अलावा जो भी विषय होंगे, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हैं, उन पर कौन कानून बनाएगा? उन पर बनाएगा कानून ब्रिटिश हुकूमत, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उन पर कानून बनाएगी। ठीक है। जैसे कि हमारे देश में होता है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। केंद्र सूची के विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। और जो समवर्ती सूची के कानून होते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है। ये था। इसके तहत ही हमारे संविधान सभा का भी निर्माण होना था। किस योजना के तहत? 16 मई 1946 की जो योजना थी, कैबिनेट मिशन के तहत ये योजना बनाई गई थी। इसी योजना के तहत हमारी संविधान सभा का भी निर्माण होना था। हम अगली कक्षा में संविधान सभा के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। संविधान सभा में तय किया गया कि 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे। ठीक है। जिनमें से 292 सदस्य जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से होंगे। ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। अब वापस देख लीजिए, जो 292 सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांतों से वो निर्वाचित होंगे अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होंगे वो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। और जो 93 सदस्य हैं देसी रियासतों से वो मनोनीत होंगे। ठीक है। अब 4 सदस्य बचते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत। अब ये चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, इन पर केंद्र का डायरेक्ट आधिपत्य होता है। उसी तरह ब्रिटिश सरकार में चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। वो 4 थे। कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जी कंबाइंड में एक ही नाम है, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा था दिल्ली। तीसरा था कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। और चौथा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। संविधान सभा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा विषय है संविधान सभा को लेकर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी योजना के तहत हमें अंतरिम सरकार का गठन करना था तत्कालीन प्रभाव से।
इस योजना में बोला गया था कि तत्कालीन प्रभाव से अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उस सरकार में कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य होंगे। 14 सदस्यों में से 6 सदस्य कांग्रेस के होने चाहिए, 5 मुस्लिम लीग के होने चाहिए, एक भारतीय ईसाई होना चाहिए, एक सिख होना चाहिए, एक भारतीय पारसी होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतरिम सरकार का गठन किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसलिए बाद में फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। पंडित नेहरू स्वयं और 11 अन्य सदस्यों को लेकर अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, उन 11 सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य भी थे। ठीक है, 3 मुस्लिम सदस्य जरूर थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। ठीक है, 3 सदस्य मुस्लिम जरूर थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थिति क्या है। अब मुस्लिम लीग को उसको लगा कि यार हमने तो अंतरिम सरकार में शामिल ना होकर गलती कर दी, जब हम सत्ता में ही नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। इनके शामिल होने से जो 3 मुस्लिम सदस्य शामिल किए गए थे पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार में, जो 11 सदस्य थे उनमें से उन 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में लिए जाते हैं। मुस्लिम लीग का आखिरकार उद्देश्य क्या था, उसने क्या सोच के वापस अंतरिम सरकार में जाने का फैसला किया? वो चाहते थे कि हम सरकार में रह के पाकिस्तान की मांग को बढ़ा सकें। ठीक है, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। अब बात करते हैं हम माउंटबेटन योजना। ये क्या है माउंटबेटन योजना? देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 2 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। घोषणा क्या की थी कि 30 जून 1948 से पहले, सुनिएगा, 30 जून 1948 से पहले हम भारतीयों को सत्ता उनके हाथों में सौंप देंगे। 30 जून 1948 से पहले। ठीक है, फिर इसके चलते उन्होंने क्या किया, उस समय जो वायसराय थे वो थे वेवेल, उनको उठा दिया गया और माउंटबेटन को वायसराय बना के भारत में भेजा गया। ठीक है, तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना तैयार की, उनको जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए थे? इसके तहत प्रावधान ये किए गए थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, 2 अलग राष्ट्र होंगे। ठीक है, अब कह तो दिया कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य होंगे, अलग अलग 2 राष्ट्र होंगे, 2 अलग अलग, लेकिन पाकिस्तान कौन सा होगा, भारत कौन सा होगा, ये स्थिति बड़ी गंभीर थी। तो तय ये हुआ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको पाकिस्तान बना दिया जाए और जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वो हिंदुस्तान। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र 2 थे, एक पश्चिम में एक पूरब में। ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे वो 2 थे, पश्चिम में एक पूरब में। तो पाकिस्तान 2 बने, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। वर्तमान में जो पूरब में स्थित है बांग्लादेश, वही पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक अलग राष्ट्र बना दिया, जिसे हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये माउंटबेटन योजना के तहत था। ठीक है, अब बात ये थी कि पंजाब और बंगाल का विभाजन कैसे होगा। पंजाब और बंगाल का विभाजन कैसे होगा? पंजाब चला गया भाई पश्चिमी क्षेत्र में, बंगाल आ गया पूर्वी क्षेत्र में, दोनों सीमावर्ती क्षेत्र हैं। अब दोनों ही क्षेत्रों में कुछ ज़िलों में, कुछ तालुका स्तर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, कुछ हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, तो इनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। तो इनका विभाजन भी ज़िले के आधार पर, तालुका के स्तर पर किया गया। आपने देखा होगा कि आधा पंजाब तो हिंदुस्तान में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। इसी प्रकार जो बंगाल का हिस्सा है, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है, और उसका जो बाकी का हिस्सा है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। आप खुद सोचिए, पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं भाई? जब वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरे बंगाल का हिस्सा था, बंगाल का पश्चिमी भाग है वो पश्चिम बंगाल, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देसी रियासतों की।
देसी रियासतों की स्थिति क्या थी। माउंटबेटन योजना के तहत देसी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई, यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। अगर आप चाहते हैं किसी में शामिल नहीं होना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो वो भी है। ये बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर दी माउंटबेटन योजना ने। लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए, अगर किसी को आप स्वतंत्र कर दें तो वो किसी देश में, किसी राष्ट्र में शामिल क्यों होना चाहेगा। वो तो अपना देश खुद बनाना चाहेगा। लेकिन फिर भी एक इंसान ऐसा था जिसने सारी देसी रियासतों को मिला के भारत में इतना विशाल भारत का निर्माण किया था। आप जानते हैं वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया था। इसलिए आपने देखा उनका जो स्टैचू बना है उसे अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता का प्रतीक। क्योंकि देसी रियासतों की एकीकरण में उनकी अहम भूमिका थी। ये आज सुनने में जितना सरल मतलब आपको लग रहा है, आप सोच के देखिए ये काम कितना मुश्किल रहा होगा उस समय पर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। इसके बारे में हम बात करेंगे कि 4 जुलाई 1947 को जो एटली थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में विधेयक पेश किया भारत की स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को ये विधेयक पारित भी हो जाता है। अब ये माना जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में कि पहली बार एक इतना महत्वपूर्ण विधेयक, ठीक है, इतने कम समय में इतने कम विवाद के साथ पारित हो गया। ठीक है, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के भी अपने कुछ प्रावधान थे। ठीक है, क्या प्रावधान थे उनके बारे में देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए थे? प्रावधान ये किए गए थे 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे। दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। उनकी नियुक्ति करेगा कौन? उनकी नियुक्ति करेगा ब्रिटेन का सम्राट, जो राजा होता है। ठीक है, इंग्लैंड का सम्राट जो होगा ब्रिटेन का, वो उनकी नियुक्ति करेगा। वहाँ गवर्नर जनरल दोनों की ही संविधान सभा होंगी। दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा होंगी, जो दोनों देशों का अलग अलग संविधान का निर्माण करेंगी। और जब तक संविधान नहीं बन जाता, संविधान सभा विधानमंडल के तौर पर कार्य करेंगी। यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी, वो जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया था, निर्वाचित सरकार नहीं आ गई थी, वो एज ए संसद के तौर पर कार्य करती थी। समझ रहे हैं आप? यानी कि वो दोहरा काम करती थी। वो विधानसभा, आपकी संविधान सभा के तौर पर संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद का भी कार्य करती थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के तहत। अब देखिए, पहले हमारे जो वायसराय थे वो कौन थे? आज़ादी से पहले माउंटबेटन योजना, यानी कि ये लॉर्ड माउंटबेटन, वो थे हमारे वायसराय थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे हमारे स्वतंत्र भारत के? वो बने थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पश्चात जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें काफ़ी अंतर था। ठीक है, अंतर तो काफ़ी थे, लेकिन एक अंतर आप ख़ास तौर से याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो कानून मंत्री थे वो थे योगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे? योगेंद्र नाथ मंडल। और योगेंद्र नाथ मंडल का नाम किसने सुझाया था? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसके तहत, इसके बाद यानी स्वतंत्रता पश्चात जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें कानून मंत्री कौन था? संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसको आप खास तौर से याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीमा आयोग। सीमा आयोग क्या है? सीमा आयोग, 2 सीमा आयोग बनाए गए, यानी कि सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। कहाँ की सीमाओं को? तो पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। मैंने बताया था ना, इन दोनों की ही सीमा निर्धारित करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान से अलग करना था।
अब इनकी अध्यक्षता किसने की थी? दोनों सीमा आयोग जो बने थे उनके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ। एक चीज़ आपको बता दूँ फैक्ट के तौर पर, रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए नहीं थे, ठीक है। उन्हें सिर्फ इसी काम के लिए बुलाया गया था कि आप भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय कीजिए। आप जानते होंगे जो हमारे जो बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान की, उसे हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर रेडक्लिफ ने ही खींची थी सीमा आयोग के तहत, ठीक है। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगली क्लास में हम संविधान सभा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये एक संविधान से पूर्व की स्थितियाँ थीं जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, तो मुझे बताना सही लगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम संविधान सभा पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।